दोस्तों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर गौतम चक्रवर्ती बनारस शहर में जाने माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और सन 76 से प्रैक्टिस करना शुरू किए और बाद में वो रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल से जुड़ गए अपनी मास्टर्स डिग्री के बाद। 1980 से वो फोटोग्राफी में उनका झुकाव हुआ और उसके झुकाव का कारण था उनकी माँ का फोटोग्राफर होना। उनकी माँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। 1956 में उनके द्वारा खींची गई तस्वीर पर पोस्टेज स्टैंप भी जारी हुआ था, जिससे पता चलता है कि वो निश्चित रूप से फोटोग्राफी में भी उनकी कमांड बहुत ज्यादा थी और वो मशहूर रही होंगी। आजकल उन दिनों सन 1980 में जब डॉक्टर चक्रवर्ती ने फोटोग्राफी शुरू की तो पेंटेक्स कैमरे का यूज किए, लेकिन 2004 के बाद वो डीएसएलआर पर आ गए। अब वो डीएसएलआर से पिक्चरें शूट करते हैं। आज मैं उनसे बातचीत करने जा रहा हूं और उनकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। डीएसएलआर के साथ अब वो रखते क्या है, उनके पास 18 से 200 mm का एक जूम है जिसको हमेशा कैरी करते हैं और उनका कहना है कि 80% से ज्यादा तस्वीरें उसी लेंस का उपयोग से खींची गई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बातचीत और देखते हैं उनकी तस्वीरें। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और फोटोग्राफी तो मेरा शौक है या कहिए नशा है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन में बनारस में एक प्रख्यात चैरिटेबल हॉस्पिटल है रामकृष्ण मिशन, उसके साथ मैं पिछले 45 साल से जुड़ा हूँ और वहाँ मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। उसके अलावा हमारा अपना नर्सिंग होम है, वहाँ पे मैं मरीजों को देखता हूँ और उनको भर्ती भी करता हूँ, ऑपरेशन। फोटोग्राफी का शौक मुझे बचपन से हुआ क्योंकि मेरी माता जी वो बीएचयू में प्रोफेसर थी, उनको फोटोग्राफी का शौक था और शौक इस कदर था और इतनी अच्छी वो फोटोग्राफर थी कि उनके फोटो का पोस्टेज स्टैम्प भी निकला था इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। उससे मैं इंस्पायर्ड हुआ और फोटो खींचना शुरू किया। 80-81 के आसपास मैं पहला अपना एसएलआर एनालॉग एसएलआर खरीदा, पेंटेक्स स्पॉटमैटिक, और उससे मैं फोटोग्राफी करना शुरू किया। फिर पिछले 10 साल से मैं डीएसएलआर यूज कर रहा हूँ और घूमने के शौक में मैं हिंदुस्तान के अलावा विश्व के काफी देशों में मैं घुमा हूँ। गर्म से गर्म देश अफ्रीका के इक्वेटोरियल रीजन में भी मैं घुमा हूँ। मैं नॉर्थ पोल के आसपास भी घुमा हूँ, बर्फ से ढके हुए हिमालय के पास भी घुमा हूँ। इस वजह से जहां भी मैं गया हूँ मेरे साथ मेरा कैमरा था। पहला जैसे मैंने आपके पास मैं बांकुरा के टेराकोटा का फोटो भेजा हूँ। बांकुरा के टेराकोटा ये एक मंदिर ऐसे है जो जली हुई मट्टी टेराकोटा की बनी हुई है और उसके अंदर कार्विंग है और ये उस समय की कलाकारिता और ये जो थी जो अभी पिछले कई सौ साल से अभी तक मजबूती से खड़ी है और अभी तक वो बरसात और हर तरह के मौसम को झेलती। इन सब चीजों को हम लोग को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अगर मूर्ति आप प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं तो कम से कम उसकी जो यादगार तो आपको रखना ही चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ पर्सनैलिटी है। एक राजस्थान का एक जवान सर पे पगड़ी बांधे हुए, मुंह किए हुए, वो खड़ा हुआ है खिड़की के पास और रोशनी जो उसके चेहरे पे एक साइड से आ रही है। ये रोशनी उसके अंदर की जो पर्सनैलिटी है उसको उभार रही है और उसको जो है आपको देखने के लिए वो बता रही है कि उसके अंदर क्या खासियत है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसका क्या जज्बा है, वो चीज आपको दिखा रही है। उसके साथ साथ इसके बारे में देखिए, ये फोटोग्राफ जो है हमने ब्लैक एंड व्हाइट में लिया था और ब्लैक एंड व्हाइट में लेके उसको मैं डेवलप किया, थोड़ा प्रोसेसिंग भी किया मैं फोटोशॉप में, उसमें हल्का सा मैं सीपिया टोन दिया। मेरे ख्याल से शायद आपको इस समय वो सीपिया टोन दिख नहीं रहा है, पर उसमें हल्का सा सीपिया टोन दिया 10 डिग्री का। मैं इसके बाद अगर हम लोग जाएं तो चाइना में मैं गया,
वहाँ चाइना के महाराजा और राजा लोग जो थे, मंगोलों के अत्याचार से, मंगोलों के अटैक से बचने के लिए मट्टी की मूर्ति बनाते थे, जिससे वो लोग धोखा खा जाएं, क्योंकि हम लोग इन लोगों की सेना इतनी बड़ी। तो इसमें जो है पूरी मट्टी की बनी हुई एक घोड़े गाड़ी है, उसमें घोड़े के सवार हैं, सारी चीजें। अब इसको एक उन्होंने एक मट्टी के नीचे बना हुआ एक म्यूजियम बनाया, उसमें रखा। रोशनी काफी कम थी, पर उस समय जो है हमारा फास्ट लेंस और DSLR, जिसकी कैपेसिटी थोड़ी अधिक रही, जो हमको इसमें मदद किया। इसके साथ साथ मैं कुछ लैंडस्केप भी लिया हूँ, जैसे कुछ कनाडा के लैंडस्केप हैं। एक मॉन्ट्रियल का लेक है, उस लेक में आप देखिएगा सारे जितने पत्ते हैं, सारे पत्ते लाल हैं। ये जो पेड़ है, ये पेड़ के जो पत्ते हैं, ये फॉल मतलब अक्टूबर नवंबर के सीजन में झड़ते हैं, और झड़ते समय जो पूरे लाल हो जाते हैं, पूरा पेड़ जो है लाल हो जाता है, और उसका पूरा रिफ्लेक्शन, उसके नीचे एक लेक है, उस लेक के ऊपर रिफ्लेक्शन। ये इतना एक बढ़िया चीज था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं इसको क्लिक किया। उसके साथ साथ एक नायग्रा फॉल्स का भी है, वही उसी के बगल में नायग्रा फॉल्स था, वहां भी मैं गया था, वहां का भी फॉल्स का चित्र है। अब इन सब चीजों को अगर मैं देखूं और मैं बाहर भीतर घुमा, तो अमूमन जो है मैं घूमते समय जो है एक लेंस इस्तेमाल करता हूं। वो प्राइम लेंस नहीं है, वो एक जूम लेंस इस्तेमाल करता हूं, जो कैनन का 18 से 200 mm का लेंस है, जो हमारे सारे कामों को करता है। वाइड एंगल भी लेता है और थोड़ा बहुत मैंने काफी हद तक टेली भी लेता है। 200 काफी अच्छा। हाँ, तो उन सब चीजों से जो है वो हमारा एक सिंगल लेंस लेके काम करता है। क्योंकि मैं कैलाश मानसरोवर भी गया हूँ, वहां भी कैमरा लेके गया हूँ, बाकी भी पहाड़ियों पे मैं गया हूँ, तो वहां पे अगर भारी मैं बैकपैक में अगर खाली कैमरा के लेंस ही रख लूंगा तो मैं वहां बच नहीं पाऊंगा। हाँ, चलना बहुत मुश्किल है, दिखाने के लिए बहुत हल्का वो रखना पड़ेगा। इस वजह से मैं सिंगल लेंस लेके मैं उसमें काम करता हूँ। और अब उसकी ऐसी आदत हो गई है कि एक ही लेंस से जो है हमारा 90% फोटोग्राफी, 90% फोटोग्राफी। मूछ वाले, दाढ़ी वाले एक वयस्क व्यक्ति हैं, वो बैठे हुए हैं, उसमें जो रोशनी का खेल है, रोशनी का जो टेक्सचर है, वो उनके सर के साफे में कुछ अलग है, उनके सफेद कपड़ों में कुछ और है, उनके मूंछ या दाढ़ी के टेक्सचर में कुछ और है, और उनकी चमड़ी के कॉम्प्लेक्शन में कुछ है। तो ये जितनी सारी वैरायटीज हैं, उसके लिए मैं हर जगह तो मैं स्टैंड नहीं इस्तेमाल कर पाया, हैंड हेल्ड ही लिया हूँ। तो उसके लिए जो है आपको एपर्चर जो है, एपर्चर को सबसे नैरो करना पड़ेगा। नैरो करने से डेप्थ ऑफ फील्ड आई है और इमेज की क्लैरिटी आई। एसओ को आपको घटाना पड़ेगा ताकि इमेज की क्वालिटी है इंप्रूव करेगी, और साउंड जो है वो घट जाएगा। दूसरा फोटो देखेगा, उसमें भी इसी तरह की बातें आई हैं। और ये जो चीजें हैं, खासकर जब आप पर्सनैलिटी का फोटोग्राफ खींचेंगे और उस समय जो है उसके अंदर की व्यक्तित्व को अगर आप निखारना चाहेंगे, व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उस समय जो ये सारी चीजें आपको दिखाई। एक पुरुष का व्यक्तित्व, एक महिला का व्यक्तित्व, दोनों में फर्क है। महिला के अंदर कोमलता है, शीलता है, पुरुष में व्यक्तित्व में थोड़ा सा तेजी है, जिसे हम लोग कहते हैं ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जैसे शेर और शेरनी के बीच में जो फर्क है। तो अब आपकी तस्वीरें बताने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको विशेष दो चीज से प्रेम है, एक तो ह्यूमन एक्सप्रेशन और दूसरा नेचर का जो है, नेचर जो अपने आप लैंडस्केप बनाता है, कि कुछ इसका ज्यादा प्रेम है आपको। और कुछ बताएं आप, क्योंकि इसमें बीच बीच में मैं भी कुछ कहता रहा हूँ
आपके साथ साथ मेरा भी थोड़ा नाम होता है, ठीक रहेगा। जरूर, आपका वार्तालाप सुनने के लिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। थोड़ा ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि लोगों को भी समझाना है कि आखिर वो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रेम ज्यादा क्यों है, उसके एडवांटेज क्या है? देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रेम की बात नहीं है। कलर्ड फोटो अभी मैं खींचता हूँ और शायद मेरे 70% फोटोज कलर्ड ही हैं, मगर ब्लैक एंड व्हाइट लेने से, एक पर्सनैलिटी लेने से, मेरे ख्याल से उसके व्यक्तित्व के अंदर का निखार ज्यादा अच्छा आता है। अगर आप इसके बाद वाला आप एक फोटो देखिएगा, उसमें एक भारतीय साधु की फोटो है। देखिएगा, वो एक ऑरेंज कलर का एक गमछा ओढ़े हुए है। अब लगाइए उसको। हाँ, वो मैं तो कर लूंगा, तो आप बोल दीजिए बात। फोटो जो है, मैं अमरनाथ की यात्रा के दरमियान में खींचा रहा। उसका, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है। उसके गले में अगर आप ध्यान से देखिएगा, उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के रंगीन मोतियों के माले हैं। उसका एक दूसरा प्ररूप आता है और ब्लैक एंड व्हाइट का एक दूसरा प्ररूप आता है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जैसे मानिए, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप एक टी शर्ट और जीन्स पहन के निकलना चाहेंगे, वो भी चलता है, या आप एक सूट पहन के निकलना चाहेंगे, वो भी चलता है। तो आपके पर्सनल लाइकिंग की बात है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट का ही अंधभक्त हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कलर्ड का ही अंधभक्त हूँ। देखिए, मेरे को मैं अपना बताऊं, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बहुत पसंद है, और उसका खास कारण ये है, मुझे जो कारण दिखता है वो ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट में हाइजीन पावर भी ज्यादा है। जैसे मैं कोई चीज आगे शॉट कर रहा हूँ, मैं उसके मेरा इंटरेस्ट है उसके एक्सप्रेशन पे, उसके रचना पे दिखाना। तो बैकग्राउंड में जो डिफरेंट कलर आके जो डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सारे कलर आ जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, अनवांटेड कलर है, जो मुझे जरूरत उसकी नहीं है, लेकिन वो पीछे से लाइट जलाते रहते हैं अपने रंग। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे को सुख क्या मिलता है कि अगर मैं चाहूं तो उन्हें हाइड कर दूं, जाइए आप चुप रहिए, ज्यादा शोर मत। देखिए, इसका एक और वजह ये हो सकता है कि जब मैं एनालॉग फोटोग्राफी शुरू किया रहा, उस समय मैं फोटो जो था खुद ही अपना डेवलप करता रहा, प्रिंट करता रहा। उस समय डार्क रूम में लाल बत्ती के अंदर, केमिकल के अंदर आपका सफेद कागज है, धीरे धीरे उसके अंदर एक इमेज आ रहा है, तो उसका एक अलग एक थ्रिल होता है, बहुत सुखद लगता है वो देख के। वो थ्रिल जो है आज की तारीख में खत्म हो गया है। आज का तो कितने आपने प्रिंट का जो प्रोसेस होके जो प्रिंट निकलता था और जो गुदगुदी पैदा करता था हमें डार्क रूम में, गुदगुदी, उस कम रोशनी में जो गुदगुदी होती थी, हाँ ये निकल के आया, या होता था कि थोड़ा अंडर हो गया प्रिंट, दोबारा से प्रिंट करो, ये ऐसा भी होता था कि यहाँ पे थोड़ा सा बर्न कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा डॉज कर दो, हाँ डॉज कर दो, ये एरिया ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ ये वो तो मजा आ गया, ये लौट के नहीं आएगा। ये जो इन्वॉल्वमेंट था हम लोगों का पिक्चर के साथ, जो हम लोग पूरा जुड़े होते थे, वो तो अब इस पीढ़ी को नहीं मिलेगा देखने। जिस जमाने में आपने कैमरा पकड़ना शुरू किया होगा, उस जमाने में आपके कैमरा में 36 गोलियां आती थी। 36 भी नहीं थी जब मैं पकड़ा था, तो सिर्फ 12 गोलियां थी। उस समय 12 के बड़े स्क्वायर फिल्म थे, आइकोफ्लेक्स, पॉलीफ्लेक्स, ये सारे कैमरा थे। मैं उसे भी इस्तेमाल किया हूँ, मगर जब से ये 35 mm आया, तो आपके पास 36 शॉट्स रहते थे। एक बार शटर दबाने के पहले आपको सोचना पड़ता था। आज की तारीख में आप एक कार्ड, SD कार्ड लगा दिए, जिसमें 4000, 3000, 2000 कैपेसिटी है, आप शटर दबाए जाएं। ये बिल्कुल बंदूक, ये बिल्कुल उसी तरह का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक राइफल का शिकार और एक मशीन गन का शिकार। माने आप धड़ करके आप 50 शॉट मार दो, कोई ना कोई तो निकलेगा ही। डॉक्टर साहब, एक मैंने देखा है, मैं चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट हो, कितनी भी इम्पोर्टेंट कवरेज हो, जो मेरा प्रेम है वो सिंगल शॉट से,
डिजिटल यूज कर रहा हूँ, अब मिररलेस भी मेरे पास है, लेकिन मैं उसको हमेशा सिंगल शॉट पर लगाता हूँ। सर एक बात ये देखिए, उसकी वजह यह है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो है वो सिंगल शॉट से शुरू हुई थी। मुझे हाँ ये रीजन है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं इसको नंबर ऑफ शॉट बढ़ा दूं पर सेकेंड 12 कर दूं, तो मुझे प्राप्ति क्या होगी? मैं तो एक्सप्रेशन का जो मैं पीछा कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन मेरा है एक्सप्रेशन का पीछा करना और उसको देखते ही कैच करता हूँ। तो अगर मैं उसको कंटिन्यूअस शॉट में करूँ तो मैं तो उस एक्सप्रेशन को देख करके आनंद भी नहीं ले पाऊंगा, पता नहीं कब आया, वो तो सब चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये मैं सोचता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा कैमरा अच्छा है, कौन सा लेंस अच्छा है, तो उसका एक ही जवाब है, जो कैमरा या जो लेंस आपके हाथ में हो वही सबसे अच्छा है। आपके जो मोबाइल फोन है उनका कैमरा इतना बेहतर है कि उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। अगर आप उससे कायदे से देख के, समझ के, सोच के अगर शटर दबाएं तो नेचुरली आपको बेहतर चित्र। एक बार मैं कहीं जा रहा था, मेरे साथ मेरे पुत्र भी थे, वो भी फोटोग्राफी के शौकीन है थोड़े बहुत, वो भी डॉक्टर। मैं अपना DSLR से फोटो खींच रहा था, वो अपने मोबाइल से खींच रहे थे। फिर हम लोग ने दोनों ने एक दूसरे का फोटो कंपेयर किया तो देखा कि उनकी जो फोटो क्वालिटी है, उसकी जो ब्राइटनेस है, वो शायद हमारे DSLR से बेहतर है। तो मैं सोचा, फिर मुझे समझ में आया कि उनका फोन जो था आईफोन था। तो बाद में समझ में आया कि उसके अंदर का सॉफ्टवेयर ही इतना खूबसूरत है कि किसी भी चित्र को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि वो खूबसूरत लगता है। जहाँ तक फोटोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी इधर उधर, कभी कभी अपने माता जी का कैमरा चुरा के इधर उधर खींचते रहे फोटो। उनका कैमरा था आइकोफ्लेक्स, अब जानते होंगे 120 वाला कैमरा था 12 शॉट का, उसे थोड़ा बहुत खींचते रहे। फिर धीरे धीरे 1980-81 से मैं रेगुलर फोटोग्राफी स्टार्ट किया। तो मेरा अपना कैमरा था, मेरा अपना लेंस था, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं था, कोई डांटने वाला नहीं था, तो मैं उसी से फोटो खींचता था। हर उम्र के लोगों की इमेज को मैं ब्लैक एंड व्हाइट में एक साथ प्रेजेंट किया। बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छी बातचीत रही और ये लाभदायी भी होगा हमारे देखने वालों को, मेरे दर्शकों को, मेरे से जुड़े लोगों को।